हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज एक और नए जो यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन जरूर आता है, जो कोई सा भी हो, आपके पटवार, रीट, नीट, एम्स, जितने भी प्रकार के कांस्टेबल है या जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम इसके जो इंट्रोडक्शन है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ क्या क्या होते हैं, आज हम इंट्रोडक्शन के अंतर्गत और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। एक और चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे कि आप जितने भी प्रकार की टेबलेट लाते हैं, जितने आप मेडिकल स्टोर से टेबलेट लाते हैं तो उसके ऊपर भी नाम लिखा रहते हैं। तो आप नाम पढ़ के भी पता लगा सकते हैं कि ये टेबलेट किस काम के हैं, कौन से रोगों के लिए है। तो मैं आप इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी टेबलेट, आपको फीवर यानी बुखार आता है तब कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए, और जब आप शरीर के अंदर दर्द होता है कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए, जब एलर्जी होती है तो कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए, और जो मेडिकल के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको भी बताऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो पहले हेल्थ को पढ़ते हैं। हेल्थ क्या होता है कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य को परिभाषित करने के लिए क्या होता है कि दो मत आते हैं, कि एक पुराना मत आता है और एक आधुनिक मत आता है। तो पुराना मत क्या होता है कि पुराने ग्रीक दार्शनिक थे जैसे हिप्पोक्रेट्स और जो भारतीय चिकित्सा पद्धति थी उन्होंने एक परिकल्पना दी, अच्छे तरल की परिकल्पना दी। तो अच्छे तरल की परिकल्पना दी अच्छे तरल की परिकल्पना के अंदर उन्होंने क्या कहा, किसने दी थी, जो हिप्पोक्रेट्स यानी पुराने जो ग्रीक दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स एंड भारतीय चिकित्सा पद्धति का दावा था कि अच्छा तरल उन्होंने क्या कहा, इसके अंतर्गत कुछ तरलों का क्या होता है, शरीर में संतुलन बना रहे तो व्यक्ति का क्या हो रहेगा, हेल्थ सही रहेगी। जैसे उन्होंने तरलों के अंदर 4 चीज़ों को इंक्लूड किया। कौन कौन सी थी, एक ब्लड था, एक फेगम था और एक था आपका येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ये 4 चीज़ें थी। उन्होंने 4 चीज़ों को क्या कहा था कि यदि ये शरीर के अंदर संतुलित मात्रा में रहे तो व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, स्वस्थ कहा जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक की भी मात्रा क्या हो गई कि ऊपर नीचे हो गई तो व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य बिगड़ा जाएगा। और जैसे ये 4 चीज़ें हैं, इन्होंने क्या कहा, जैसे ब्लैक बाइल लेता हूं, उन्होंने क्या कि ब्लैक बाइल की मात्रा बढ़ने पर व्यक्ति के शरीर के अंदर का टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ जाता है, उसे गर्म रुधिर वाला व्यक्ति कहते हैं। उसके अंदर शरीर गर्म हो जाता है, उससे बुखार आ जाता है। क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है। लेकिन बाद में कौन आए, आपके जो विलियम्स हार्वे आए, उन्होंने किसकी खोज की थी, थर्मामीटर की खोज की थी। उन्होंने इस अच्छे तरल की परिकल्पना थी उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो ये तो पुराना मत था। लेकिन आधुनिक मत है वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO को आपको पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपका स्वीडन जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, जेनेवा के अंदर, सॉरी कहाँ है, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, उसका जो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो WHO के अनुसार कि इसको स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाएगी, हेल्थ की परिभाषा क्या है। तो WHO ने जो हेल्थ की परिभाषा दी है वो क्या थी कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। यानी शारीरिक कोई भी रोग नहीं होने चाहिए उसके अंदर, मानसिक उसके अंदर टेंशन नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, और सामाजिक भी वेलबींग होना चाहिए। उसे क्या कहा गया था, आपके स्वस्थ व्यक्ति कहा गया था। लेकिन इसके अंदर सिर्फ शारीरिक कोई इंक्लूड किया गया था। ये था WHO के गुण। उसके बाद पढ़ते हैं कि जो हेल्थ होता है वो किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है, किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। जो हेल्थ होता है प्रभावित होता है आपके संक्रामक रोगों से, जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन हो गए तो उससे होता है। जैसे आपको बुखार आ गया या कोई भी आपको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, यानी संक्रामक रोगों की मदद से आपका हेल्थ प्रभावित होता है। दूसरा होता है आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे आपको माता पिता के द्वारा जन्म से उपस्थित कुछ विकार होते हैं, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनफेल्ड सिंड्रोम हो गया। उसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जन्मजात ही क्या होता है, अपंग पैदा होता है, तो उससे भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। थर्ड है आपकी आरामदायक जीवन शैली। आप क्या है कि पूरे दिन ही रूम के अंदर पड़े रहते हो, योगा नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, टहलते नहीं हो, तो आपके अंदर क्या हो जाता है, शरीर के अंदर फैट बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, आरामदायक जीवन शैली के अंदर भी आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है।
उसके बाद में है कि स्वास्थ्य कैसे बनाए रखा जा सकता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ेगा। जंक फूड है उसको क्या करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। आपको फ्रूट्स हैं, हेल्दी फ्रूट्स हैं आपको लेना पड़ेगा और संतुलित आहार लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज के अंतर्गत आप योगा कर सकते हो। डेली आप योगा करें तो योग करने से आपका शरीर फिट रहता है, शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और बहुत सारे रोग हैं उससे भी बचाव योगा से होता है। तो योगा आपको जीवन के अंदर बहुत जरूरी है और इसको अपनाना चाहिए, इस डेली हैबिट के अंदर इसको लाना चाहिए। तो योगा बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है तो उससे क्या फायदे, कि हेल्थ के क्या फायदे, हेल्थ से क्या होगा कि उसकी व्यक्ति की है उसकी क्या बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। उसके बाद उसकी लाइफ स्पेन बढ़ेगी, उम्र उसकी बढ़ेगी, जो जीवन काल है उसको बढ़ेगी। उसके बाद में मोर्टेलिटी रेट कम होगी, यानी मृत्यु दर में कमी आएगी और भी बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। तो ये तो आपने पढ़ लिया हेल्थ के बारे में। अब पढ़ते हैं डिजीज। तो डिजीज के अंदर क्या होता है, डिजीज को मीनिंग के आधार पर देखो, एक होता है डिस और एक होता है इज। डिज यानी नॉट और इज का मतलब होता है कंफर्टनेस, यानी जो व्यक्ति कंफर्टनेस महसूस नहीं कर रहा है उसे तो डिजीज कहते हैं। जैसे मेरे अंदर कोई भी प्रकार का जैसे जुकाम हो गया तो मेरे को कंफर्टनेस नहीं होगा कि नाक से बार बार क्या आएगा, आपको पानी आएगा, तो मेरे कंफर्टनेस महसूस नहीं होगा, तो उसे तो क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। तो डिजीज बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, डिजीज बेसिकली दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है इन्फेक्शियस संक्रामक और एक आती है नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, और इसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। जैसे हैं फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, इसके अंदर क्या होता है, जैसे पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति, जैसे है पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्ति टू व्यक्ति। कौन सा रोग होता है जो व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति को फैलता है, वो होता है आपका एड्स। क्या होता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, जो HIV वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद पर्सन टू वेक्टर, यानी कौन लेके आ रहा है, वेक्टर कौन है, उसका वाहक कौन है। जैसे आपको पता है कि मलेरिया एनाफिलीज जो आपका होता है, मलेरिया होता है, तो उसको लाने वाला कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर है, क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो पर्सन टू वेक्टर हो गया आपका मलेरिया। उसके बाद में पर्सन टू मीडियम, यानी जो माध्यम है, जैसे मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, जैसे खांसी करूंगा तो खांसी होगी तो मेरे मुंह से और नाक से कुछ ड्रॉपलेट निकलेगी जो इस मीडियम के अंदर फैल जाएगी, सराउंडिंग के अंदर फैल जाएगी। उसके बाद है जो 2 मीटर के दायरे में कोई बैठा है तो उसको क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो कॉमन कोल्ड क्या है आपका, पर्सन टू मीडियम। और अभी जो कोरोना वायरस है वो भी तो ऐसे ही फैल रहा है कि जो ड्रॉपलेट है उसको दूसरे व्यक्ति के अंदर इंटर हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, उसको हो जाता, तभी उसके ऊपर मास्क लगाने से क्या होता है कि वो ड्रॉपलेट होती है नाक के अंदर या मुंह के अंदर इंटर नहीं कर पाती है, इसलिए व्यक्ति क्या होता है, बचाव होता है। ये तो हो गए कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस, इसके अंदर कैंसर आता है। क्या आता है, कैंसर। कैंसर होता है वो शरीर के अंदर ही बनता है, वो किसी प्रकार से फैलता नहीं है। एक और चीज़ याद रखनी है कि जो जितने भी प्रकार के आपके कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, क्या याद रखना है कि जितने भी प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यहाँ पर ध्यान देखना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, होते नहीं होते, सभी कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शियस होते हैं, लेकिन सभी इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होते। सभी इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होते हैं। इसका अपवाद क्या है, टिटनस। टिटनस क्या है, नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज, सॉरी कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। क्या होता है, कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। टिटनस, टिटनस क्या होता है आपको, नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज। ये आपको यहाँ पर थोड़ा चक्कर पड़ सकता है, इन्फेक्शियस जैसे मेरे को हुआ, इन्फेक्शियस डिजीज है। यानी आपको याद रखना है कि
सभी कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, इन्फेक्शियस होती हैं, लेकिन सभी इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल नहीं होती हैं। उसका अपवाद है टिटनस, जो क्या है आपके नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल है लेकिन है क्या, इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, टिटनस। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में क्या होती है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी आती है, 2-4 आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर पहली टर्मिनोलॉजी आती है प्रोफाइलैक्सिस। क्या आती है, प्रोफाइलैक्सिस। तो प्रोफाइलैक्सिस के अंतर्गत क्या होता है कि रोग होने से पहले रोगों का बचाव करना, उसे प्रोफाइलैक्सिस। जैसे भी आपके मेडिकल के अंदर होता है तो वहां पर प्रोफाइलैक्सिस बोला जाता है। रोग होने से पहले रोग के बचाव करना, उसे प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। दूसरा आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी नहीं है, इटियोलॉजी। क्या है, इटियोलॉजी, यानी रोगों के कारणों का अध्ययन करना। रोग किस कारण से वो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इटियोलॉजी। रोग होने से पहले रोगों का बचाव, प्रोफाइलैक्सिस। रोग किस कारण से वो उसका अध्ययन करना, इटियोलॉजी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है आपका इंक्यूबेशन पीरियड एंड विंडो पीरियड। ये आपको टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश में मिलेगी, इंक्यूबेशन पीरियड एंड विंडो पीरियड। जैसे कोई भी पैथोजन है, यानी कोई भी रोग वाहक है, वो इंटर हुआ, शरीर के अंदर इंटर हुआ, ठीक है, शरीर के अंदर इंटर हो गया। तो शरीर के अंदर इंटर पैथोजन है, शरीर के अंदर इंटर होने, पैथोजन शरीर के अंदर इंटर हो गया। जैसे पैथोजन है वो एंट्री हुआ और पैथोजन शरीर के अंदर इंटर हो गया। तो पैथोजन, पहला पैथोजन इंटर हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि पहला सिम्टम आ गया, फर्स्ट सिम्टम। फर्स्ट सिम्टम आने तक का समय क्या कहलाता है आपका, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद में उसको ब्लड में डिटेक्ट किया जाता है, ब्लड में डिटेक्ट, तो ब्लड में डिटेक्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं आपका, विंडो पीरियड, ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है, विंडो पीरियड ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, इंक्यूबेशन पीरियड से विंडो पीरियड ज़्यादा होता है। लेकिन जो एड्स हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके अंदर क्या होता है कि आईपी ज़्यादा होता है, डब्ल्यूपी कम होता है। आईपी की होता है 5 से 10 साल कि उसको सिम्टम, पहला सिम्टम आता है 5 से 10 साल की उम्र में आता है, लेकिन उसका विंडो पीरियड है ब्लड में डिटेक्ट उसको 2 से 12 वीक के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी एलर्जी का अध्ययन करते हैं। एंटीबायोटिक को आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे लागू होती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, वायरस के ऊपर लागू नहीं होती। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी कारगर नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं होती है, वायरस के अंदर क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो एंटीबायोटिक्स, 2 प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं। एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको ही क्या करेगी, इनिबिट करेगी, और एक बैक्टीरिया को सीधी मार देगी, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक। एक होती है बैक्टीरियोसाइडल, तो बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर आती है आपकी क्लोरेम्फेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन। कौन आती है, आपको याद रखना है, क्लोरेम्फेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन। कौन आती है, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरेम्फेनिकोल, ठीक है। और इसके अंदर आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरिया को सीधे मार देती हैं। दूसरा आता है आपका एनाल्जेसिक। क्या आता है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है कि व्यक्ति को, जैसे आपको क्या हो गया, जैसे बहुत आप खेले, पहली बार खेल रहे हो तो शरीर के अंदर बहुत सारा दर्द होता है, तो दर्द से निवारण के लिए आप क्या जाते हो, डॉक्टर यानी मेडिकल के बाद डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, टेबलेट देता है, एनाल्जेसिक टेबलेट देगा, यानी दर्द निवारक गोलियां देगा। उस दर्द निवारक गोलियां देता है तो क्या होता है कि जैसे आपको कहीं भी पेन हो रहा है, नहीं दर्द हो रहा है, तो दर्द वाला जो रिसेप्टर है उसके ऊपर ये जो टेबलेट लेने से उसका रिसेप्टर ढक जाता है, तो आपको क्या नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, दर्द की अनुभव नहीं होती है। तो उस टेबलेट का क्या नाम है, एस्प्रिन और न्यूमोसाइड, एस्प्रिन और न्यूमोसाइड,
स्लाइड। ठीक, एस्पिरिन और न्यूमोस्लाइड होती है वो एनाल्जेसिक होती है। एक आती है एंटीपायरेटिक। पायरेटिक का मतलब होता है टेम्परेचर, एंटी एन विरुद्ध, एंटी टेम्परेचर। जैसे आपको बुखार आ गया, शरीर के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गया, तो बुखार के विरुद्ध कौन काम करती है? एंटीपायरेटिक। जैसे आपके अंदर कोई भी पैथोजन एंट्री हुआ तो एक्सोटॉक्सिन सीक्रेट करेगा, एक्सोटॉक्सिन सीक्रेट करने से हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन निकलने से क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है वो क्या हो जाता है? उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे के अंदर ब्लड के अंदर क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपके अंदर क्या आ जाता है? बुखार आ जाता है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या आती है? एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी जनरल जो टेबलेट हो जिसका नाम क्या है? पैरासीटामोल। ये आप किसी भी टेबलेट के ऊपर देखोगे तो ये टेबलेट आपको डॉक्टर देता ही है, उसके ऊपर सीधा लिखा रहता है पैरासीटामोल। तो ये आपको याद रखना है, ये होती है एंटीपायरेटिक। एक आती है एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जी क्या होती है? आपको एलर्जी होती है तो एलर्जी के विरुद्ध काम करने वाली क्या होती है? एंटी एलर्जिक। ठीक है, या एंटी हिस्टामिनिक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामिनिक। ठीक है, उसका नाम क्या है? सिट्रीजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आती है। सिट्रीजिन ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आती हैं कि सिट्रीजिन क्या है? एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक आपकी टेबलेट्स होती हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो ह्यूमन की हेल्थ है, डिजीज़ है, उसके बाद अपन ने जो टर्मिनोलॉजी है उसके बाद में ये पढ़ा है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स के बारे में अध्ययन किया। और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।